वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि हम नोट्स बनाएंगे। तो आज इस लेक्चर में हम बनाएंगे नोट्स किस टॉपिक के? प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। एक बार फिर से मेरे पीछे बोलो, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। एक और बार, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। चलो 3 बार हो ही गए, तो अब 2 बार और, 5 बार शुभ हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। ऐसे ही आप जब नॉर्मली पढ़ रहे हो तो ये ऐसे बोलते रहोगे बार बार, तो चीज़ें आपको रिटेन होती रहेंगी। क्योंकि देखो, सिलेबस तो वास्ट है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको उन चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक्स हम लोग निकालते रहेंगे, कुछ कुछ हम लोग ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे क्लास के दौरान, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप पहले अपनी अपनी कॉपीज निकालो, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी हमने ऑलरेडी डिस्कस रखा है, और क्रिस्पी नोट्स होंगे तो आपको भी पढ़ने में लास्ट मोमेंट पे आपको रेफर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो पहले पॉइंट पे लिखो आप, एक सेकेंड। आप विजिबल होगा आप सबको। मिनिमम मेंबर्स is equal to 2, ओके। एंड मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम डायरेक्टर्स। देखो, मेंबर्स का हम लोग मिनिमम पढ़ते हैं और डायरेक्टर्स के मिनिमम पढ़ते हैं। वो कितने होंगे? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। एक ऐसे आपने, आई होप सो आपने बना लिया होगा, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ दिक्कत आ रही है। ऐसे आपने एक चार्ट की तरह बनाना शुरू कर दिया होगा। आप 2 पेज ले लो, आपके लिए बेटर होगा। एक 2 जॉइंट पेजेस ले लो, उसके बीच में दो कॉलम्स इधर और 2 कॉलम्स इधर करके आप बना लो। आपको बाद में रेफर करने में क्लियर चीजें रहेंगी। आप कंजस्टेड मत करो, पहले ही 2 पेजेस लेकर चलो, ठीक है। हम्म फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन के बारे में। क्या रुकावटें हैं? और देखो, इन रुकावटों, ये जो रुकावटें हैं ना, वही मेन ऐसे पॉइंट्स या मेन मुद्दे हैं जो कि पब्लिक को प्राइवेट से अलग करती हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। पहला रेस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय आर्टिकल्स, ठीक है। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को। ठीक है, और ये आर्टिकल्स के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देखो,
ये पॉइंट लिखा गया, इसका हम लोग एक बार मतलब समझ लेते हैं। ऐसे तो हमने देखा हुआ है प्राइवेट कंपनीज। तो इसमें कहा गया है कि देखो बीओडी के पास, बीओडी का मतलब यहाँ हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको यही हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर बीओडी किसी को चाहे कि हम नहीं देना चाहते आपको शेयर्स क्योंकि आप हमारे कॉम्पिटिटर हो, किसी मेंबर ने तो आपको सेल कर दिया लेकिन आप हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हो, आप हमारी कंपनी के सीक्रेट्स पता कर सकते हो, आप अपनी हमारी कंपनी का अगर वर्किंग्स में इंटरफेयर करते हो तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा क्योंकि आप हमारे कॉम्पिटिटर हो, आप हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल सही नहीं हो। तो वो पावर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलती है कि वो रिफ्यूज कर सके, वो मना कर सके, सिरे से खारिज कर सके कि भैया आपका एप्लीकेशन हम अलाउ नहीं करेंगे, आप हमारे कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकते। ठीक है, वो पावर भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलती है किस कंपनी में, ओनली प्राइवेट कंपनी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देखो उसी पॉइंट को एक एक्सटेंशन की तरह इसे समझो कि देखो उस जो शेयर होल्डर है, जो हमारा मेंबर है ना, वो तो सेल करना चाहता है, उसको पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना कि वो सेल तो करना चाहता है, उसे पैसे तो चाहिए ही, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटर को मत आप सेल करो। तो वो क्या बोलेगा, तब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो ये बोल सकता है कि आप हमारे एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स है आपके अलावा, आप उनको सेल कर दो, वो खरीदेंगे, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करोगे। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ कही गई है। और ध्यान रखो ये सारी पावर्स एक्सक्लूसिवली प्राइवेट कंपनीज के पास ही है, प्राइवेट पब्लिक ऐसे नहीं कर सकती। पब्लिक का तो क्राइटेरिया ही है कि आप फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। देखो लॉ में बहुत सारी जगह ऐसा लिखा गया है कि आपका जो शेयर प्राइस है, आपका जो प्राइस में ट्रांसफर होगा वो सो एंड सो प्राइस होगा। आप आईसीटीआर में पढ़ोगे, बहुत जगह आप पढ़ोगे सिक्योरिटीज लॉ में स्पेसिफिकली। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो अपना एक मेथड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप इस तरीके से ये मेथड को फॉर्मूला ये मेथड को फॉलो करो, इस फॉर्मूला को फॉलो करो और आप ये शेयर प्राइस निकालो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 रुपए का तो नॉमिनल प्राइस तो है ही, लेकिन हम कभी भी नॉमिनल प्राइस पे शेयर्स देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा प्रीमियम पे ही देते हैं। तो हम लोग ने कहा कि अगर जितना प्रॉफिट है उस उसका रेशियो निकाल लो लास्ट ईयर प्रॉफिट से, उतना मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप समझ रहे हो कि एक तरह का फॉर्मूला डिराइव करके और आप बोल रहे हो कि यही मेथड, यही फॉर्मूला यूज होगा जब भी आप शेयर्स दोगे। ठीक है,
देखो, जैसे कि हमने जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना, कि आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे, आपको कंपेल करने की आपके पास पावर है। तो उसी का एक एक्सटेंशन इसको भी समझ लो, पॉइंट नंबर 5 को, कि देखो इवेंचुअली जैसे कंपनी ग्रो करती है तो आप शेयर होल्डर्स को जो आपके एम्प्लॉयज है ना, उसको मोटिवेट करने के लिए आप शेयर्स देने का के प्लान्स प्रोग्राम, जैसे आप कहते हो ना ये एसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये इन तरीके की आप ल्यूक्रेटिव स्कीम्स ला सकते हो, जिससे कि आप कंपनी के जो कि हमारे एम्प्लॉयज है उसे अट्रैक्ट कर सको, उसे कह सको कि आप हमारी कंपनी को में ही रहो, हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहो। क्योंकि देखो आप समझते हो कि एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो चले गए तो उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक सीएस को हटा दोगे और दूसरे सीएस को ले आओगे तो वही चीज़ें हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। उनके स्किल्स में, उनके जो स्किल सेट होते हैं वो अलग होते हैं, वो एक इंडिविजुअल ही अलग होता है। तो आप वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन रिसोर्स में भी कि जैसे एक कैलकुलेटर खराब हुआ तो आप मार्केट से जाओ और दूसरा कैलकुलेटर ले आओ, बिल्कुल नहीं, वो चीज़ें सेम नहीं होती है। तो इसीलिए आप चाहते हो कि उनको रिटेन करो, और उनको रिटेन करने के लिए क्या कहोगे, आप उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स लाते हो। तो उनमें भी उनमें से एक स्कीम क्या होता है, शेयर्स देने का। बिल्कुल सही। तो शेयर्स देने का स्कीम में आप क्या करते हो कि अपनी शेयर होल्डर, अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनको शेयर्स दे देते हो, उनको मेंबर बना देते हो। लेकिन देखो बात तो वही हो गई, अगर वो आज नहीं तो कल जॉब छोड़ के जाते हैं तो क्या वो भी तो सेल कर सकते हैं थर्ड पार्टी को, कॉम्पिटिटर को। अगर उसने सेल कर दिया तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई, वो हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर करने का पावर आ जाएगा उसके पास। तो हम इसे रोकने के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे कि हम उससे कह सकते हैं कि जब भी आप जॉब छोड़ोगे तब आपको हमारी जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स है या कोई भी XYZ पर्सन, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन यहाँ लिखा गया है, तो आप उसे सेल करोगे और तब आप जॉब छोड़कर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन। ठीक है, एक तो हमने समझ लिया रिस्ट्रिक्शन, अब है क्या लिमिटेशंस, क्या क्या है। देखो मेंबर तो आपने पढ़ा था कि मिनिमम 2, डायरेक्टर कितने, मिनिमम 2। अब एक लिमिटेशन इसमें क्या लिखी गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। ये एक तरह की लिमिटेशन है आप में, एक प्राइवेट कंपनी में। फिर है कुछ ऐसे मिसलेनियस पॉइंट्स है कि आप जब काउंट करते हो मेंबर्स को तो किनको आप काउंट करोगे, क्योंकि देखो 200 का लिमिट इवेंचुअली ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऐसे लग रहा होगा कि भाई 200 लोगों को आप मेंबर बना सकते हो, बिल्कुल 200 मेंबर ज़्यादा नहीं होते। आपको उनमें एक स्पेसिफाइड लोगों को ही आप काउंट करोगे, ताकि आपको एक जो लिमिट है ना, आप क्रॉस भी ना करो और आपको फ़ायदा भी मिलता रहे। तो उनमें से क्या है कि जो जॉइंट मेंबर्स होते हैं ना, कि जैसे एक शेयर के जैसे जॉइंट अकाउंट होते हैं ना, कि एक ही अकाउंट में जो पड़े हुए पैसे उसके मेंबर्स, उसके ओनर्स 2 हैं। मतलब कोई भी एक आदमी आकर या कोई भी एक ओनर जो मेंबर है आकर उसमें से पैसे निकाल सकता है। बिल्कुल वही बात है, जॉइंट मेंबर जो होते हैं उनको एक ही मेंबर माना जाता है। अगर हम सोचो 10 शेयर है, 10 के हम जॉइंट मेंबर्स 2-2 के हिसाब से मान लोगे तो 20 तो यही हो गए। एक शेयर है तो एक शेयर के एक मेंबर हम काउंट करेंगे ना, 2 तो नहीं, 2 तो छोड़ दो, 3 अगर है तब क्या करोगे, 3 इंटू 10 हो गया 30। आपके पास लिमिट ही नहीं बचेगी 200 को अकोमोडेट करने के लिए। तो इसलिए ये चीजें यहाँ लिखी गई है, जॉइंट मेंबर्स are treated as single member। ठीक है, are treated single member। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखो आपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज को तो शेयर्स दे दिए, अब क्या उनको भी काउंट करोगे, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं ना कि भाई 10-20 ही एम्प्लॉय होंगे आपके कंपनी के लाइफ टाइम में।
बहुत सारे एम्प्लॉइज़ आएँगे, जाएँगे, आप उन्हें उनको शेयर्स दिए, वो मेंबर बन गए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सारे एम्प्लॉइज़ को काउंट करते रहोगे? तब तो आपको ये लिमिट क्रॉस करना बहुत आसानी से क्रॉस हो जाएगा। तो उस वहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि करंट और पास्ट जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, who became member by virtue of being employee are not considered। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयी होने के कारण मेंबर बने हैं, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। देखो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप ऐसे भी तो मेंबर बन सकते हो, आप एम्प्लॉय नहीं हो समझो, और फिर भी आप मेंबर हो उस कंपनी के, और जब आप मेंबर हो उसके बाद आप एम्प्लॉय बनते हो, तब ये थोड़ा सीक्वेंस अटपटा हो जाता है। जब आप एम्प्लॉय की वजह से आप मेंबर बन रहे हो, आपको क्योंकि कंपनी रिटेन करना चाहती है, तो उस केस में आपको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी हो जाती है तब आपको काउंट किया जाएगा। तो देखिए, ये कुछ नाम है ऐसे प्लान का, ठीक है। ESOP, स्वेट इक्विटी, जैसे स्वेट इक्विटी जैसे नाम से आपको समझ आ गया होगा, आपको आई होप सब दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, एक बार जब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक बार जहाँ आपका छूट रहा है वहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, स्वेट इक्विटी ये सब कुछ नाम है जिनके जिस तरीके से जिस ढंग से आप शेयर्स इन्हें देते हो। और हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोहिबिशन। एक सेकेंड, प्रोहिबिशन मतलब आपको ये चीज़ें नहीं करने दी सकती, करने नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसमें अब पहले क्या हो सकता है आप बताओ, क्या पब्लिक से पैसे ले सकती है प्राइवेट कंपनी? बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा पहला पॉइंट है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो हम इसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा देखो, पब्लिक से जब आप पैसे नहीं ले सकते तो एक और देखो, शेयर्स तो इशू कर सकते हो आप, एक वो शेयर्स इशू करके पैसे लेना एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है कि कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो डिपॉजिट का एक बहुत ही इलेबोरेट एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे डेफिनेशन में डिपॉजिट का मतलब क्या होता है एज पर द लॉ।
जो कॉमन सेंस है उसमें आप क्या होता है, देखो जब आप सेविंग्स के हिसाब से पैसे रखने जाते हो ना बैंक में, तो वो भी एक डिपॉजिट ही होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अभी आप समझो, लेकिन जब हम उस चैप्टर में डील करेंगे तो हम बहुत ही एक अच्छे ढंग से डेफिनेशन को बहुत ही पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर समझेंगे। तो अभी तक के लिए अभी हम अपनी डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, एक बार चार्ट देख लो आप, कुछ मिसिंग है, कुछ आपने छोड़ दिया हो, नहीं लिख पाए हो, तो उसे आप लिख लो। पहला हमारा था मिनिमम के बारे में, हमें बता दिया क्या, जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया है रिस्ट्रिक्शन के बारे में, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के बारे में। फिर है हमारा लिमिटेशन के बारे में, और तीसरा हमारा प्रोहिबिशन है। तो क्या हम इसे एक निमोनिक दे सकते हैं? निमोनिक क्या होगा, एक छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म की तरह। जहाँ पब्लिक कंपनी आया वहां पर आपको क्या देना होगा, RLP। ये फर्स्ट लेटर्स है तीनों के, RLP। ठीक, पर आप देख लो चार्ट, पूरे चार्ट को एक बार, ठीक है। तो हम अपना आज का डिस्कशन यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक के भी कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, OPC के भी बना लेंगे। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू टिल देन, बाय बाय।